हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि पार्ट 1 में हम लोगों ने किस तरह से बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट को हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड देन हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, तो दोनों के बीच में जो फंडामेंटल डिफरेंस क्या थे वो सब हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा है। तो आई थिंक जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2, जिसके अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे अचीवमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द डिफरेंट कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड देन वी विल सी अबाउट द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, जिसे हम एनर्जी लेवल बोलते हैं। एंड देन आफ्टर दैट विल सी अबाउट द एनर्जी इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, जिसे हम लेटर ऑन जिसे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्लियर है? तो हम ये सब सारी चीज़ें आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो बच्चे जानते हैं वेरी वेल, और जो नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप अपना नोटबुक निकाल लें। और आज क्लास में बहुत सारे कंसेप्चुअल चीज़ें, बहुत सारे डेरिवेशन हम करेंगे जो साइमल्टेनियसली आप उसको साथ लिखते चले जाएं। क्लियर है? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल पार्ट 2। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों कि जब बोर साहब ने अपना जो पोस्टुलेट दिया, तो पोस्टुलेट में जब उन्होंने डिफरेंट जो अपना थ्योरी दिया, तो उसके अंतर्गत उन्होंने जो फाइनलाइज किया या जो कंक्लूजन निकाला, उनके कंक्लूजन के बेसिस पे आप हम यहाँ पे देख सकते हैं वी आर गोइंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो जो बच्चों पहला था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम मीन्स जहाँ पे रदरफोर्ड चाचा ने नहीं बता पाया, वो उसको फेल कर, वहाँ पे उनका थ्योरी, उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था। तो उसी को ओवरकम करके जो बोर साहब थे उन्होंने अपना मॉडल के अंतर्गत दिया, जिसका एक कंक्लूजन था कि भाई स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसका उन्होंने कैसे दिया, तो चलो हम लोग उसको देखते हैं। क्लियर है? उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैनॉट जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जस्ट बिकॉज देयर इज नो लोअर ऑर्बिट देन वन। मीन्स क्या हो बच्चों, जिस स्टेशनरी एनर्जी लेवल की बातें करते हैं, जिस स्टेशनरी ऑर्बिट की जब हम बातें करते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई n=1 से ही वो नंबर ऑफ ऑर्बिट से स्टार्ट होता है, या अगर हम उसको अल्फ़ाबेटिकली बोले तो KLMNO, और अगर मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें या न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम लोगों ने नंबरिंग किया था n=1। जैसे ये अगर एक न्यूक्लियस है, एक ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट ए है, तो इसको इन्होंने बोला था n=1, n=2, n=3। क्लियर है? अब ये अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ KLMN सो ऑन लाइक दैट। ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, क्लियर है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो अब उससे नीचे कोई ऑर्बिट होता ही नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे स्टे कर सकता है, या ऑर्बिट 1 से जंप करके वो कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, जंप आउट करके कहाँ पे चला जाएगा, वो उससे लोअर ऑर्बिट में। तो इस तरह से यहाँ पे उन्होंने जो बोहर साहब थे उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कोई ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट एक से नीचे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे तो कोई चांस बनता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट में चला जाए और फिर वो जाकर कहाँ पे न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाए। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर वो एनर्जी लूज भी कर रहा है तो वो धीरे धीरे वो मिनिमम जो एनर्जी लेवल है वो कहाँ पे है, मिनिमम जो ऑर्बिट है वो कहाँ है, 1 है। और चूंकि 1 में भी ऑर्बिट 1 भी है, तो वहाँ से न्यूक्लियस अभी बहुत दूर है। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई चांस बनता नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉन उससे न्यूक्लियस से जाकर स्ट्राइक हो और कोलैप्स हो, फिर एटम अनस्टेबल हो जाए। तो इस तरह का कोई वहाँ पे ऐसा कोई ऑर्बिट होता ही नहीं है। तो इसी को उन्होंने बताया कि
इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जस्ट बिकॉज देयर इज नो लोअर ऑर्बिट देन वन। क्लियर है। अब फिर फर्दर उन्होंने क्या बोला, दस नॉट पॉसिबल ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई लोअर एनर्जी लेवल है ही नहीं, लोअर ऑर्बिट है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली जो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है और फिर वो धीरे धीरे जाकर न्यूक्लियस में स्ट्राइक कर जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर है। इट वोंट फॉल इन न्यूक्लियस एंड देयर विल बी नो कोलैप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच एटम इज स्टेबल। मीन्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो उन्होंने अपना जो पोस्टुलेट दिया, उन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया, तो उसमें ये बोला गया कि भाई जो क्लार्क मैक्सवेल साहब का जो थ्योरी था उसके अंतर्गत उन्होंने बोला था कि जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज पार्टिकल जब वो सर्कुलर मोशन में अंडर एक्सेलरेशन जब रिवॉल्व करता है तो धीरे धीरे क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सेंस में वो एनर्जी लूज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे अपना सारा एनर्जी लूज कर जाएगा और कहाँ पे आकर अल्टीमेटली वो सेंटर पे आके फॉल कर जाएगा। तो इसी को जो बोहर साहब थे उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया और इसी को रदरफोर्ड साहब ने इसे डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो ये एक अचीवमेंट था बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। फिर सेकंड जो बच्चों इन्होंने जो बोला, सेकंड बच्चों जो इनका जो अचीवमेंट था वो अचीवमेंट था इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है। स्पेक्ट्रम मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या होता है स्पेक्ट्रम, एंड देन एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास इन डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट देखते हैं कि भाई जो बोर साहब का क्या कहना था इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो व्हेन एवर एन एटम ऑफ एच इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन जम्प टू हायर एनर्जी लेवल और स्टेट दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। मीन्स क्या हुआ कि भाई ये देखो, ये न्यूक्लियस है, क्लियर है, और यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और जब इस एटम को एक आउट सोर्स से जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तब क्या होता है बच्चों, जब एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो ये एनर्जी गेन करके ये कहाँ से हो सकता है, यहाँ से यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, या अगर कोई फर्दर ऑर्बिट है तो वहाँ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी, कि एनर्जी का क्वांटिटी कितना है। क्लियर है। तो ये आ जाए, तो जब ये 1 से जब यहाँ पे 2 में आता है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 में आता है एनर्जी आफ्टर गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, तो ये क्या होता है बच्चों यहाँ पे, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है। मीन्स आफ्टर गेनिंग द एनर्जी इफ इलेक्ट्रॉन जंप इन अनदर हायर लेवल ऑफ ऑर्बिट या हायर एनर्जी लेवल, दैट ऑर्बिट और दैट स्टेट विल बी कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। बट बच्चों ये जब यहाँ से जब एनर्जी मिला इसको, यहाँ से जब आया और यहाँ पे जब पहुँचा तो वो तो एक्साइटेड स्टेट में है, बट चूंकि आफ्टर गेनिंग द एनर्जी वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर है। अनस्टेबल हो जाता है और ये जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ से वो 10⁻⁻8 सेकेंड के अराउंड ही वो यहाँ पे रुकता है, और उसके बाद चूँकि कोई भी इस यूनिवर्स में कोई भी जो अनस्टेबल जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, या अनस्टेबल कोई भी से वो क्या करता है, वो चाहता है भाई स्टेबिलिटी गेन करना। तो फिर ये क्या करेगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट से जब ये फिर से बैक करेगा, तो जब बैक कब करेगा, चूँकि उसके पास तो हायर एनर्जी है तो उसका एनर्जी तो कंजम्पशन होना चाहिए, और वो जो एनर्जी कंजम्पशन किस वे में होगा, वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सेंस में। क्लियर है। तो फिर वो एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सेंस में, तो तब यहाँ पे ये फिर क्या करेगा बच्चों, यहाँ से ये एक्साइटेड स्टेट से बैक कहाँ पे आ जाएगा, अपने जो ओरिजिनल स्टेट था। तो इस दौरान जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट कर रहा है उसी को एटम के सेंस में
क्या बोला इन्होंने बोला बच्चों, जो बोहर साहब ने बोला उन्हीं को उन्होंने बोला एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। और लाइन स्पेक्ट्रम वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो इसी को इन्होंने बोला है कि भाई अगर ऐसा करता है तो यहाँ से जो एनर्जी इमिट करेगा जब वो फिर से बैक करने लगा अपने ओरिजिनल स्टेट को एक्साइटेड स्टेट से, तो वो जो एनर्जी निकलेगा वो किस सेंस में निकलेगा बच्चों, वो लाइन स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट में वो एनर्जी इमिट होगा। क्लियर है? तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। दिस एक्साइटेड स्टेट बीइंग अनस्टेबल, सो इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू रिटर्न टू लोअर एनर्जी लेवल, सो इट इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईएमआर, electromagnetic radiation of a certain wavelength or lambda that gives rise of line spectrum or spectra. So don't worry, we will discuss in detail about the atomic spectra where at that point atomic spectra next class or spectrum. Okay, so under that topic we will cover in details about the line spectrum. Even we will also cover the Bohr's atomic model of line spectrum of hydrogen atom after study the atomic spectra. Okay, so यहाँ पे हम लोगों ने देखा बच्चों कि हम लोगों ने अपना जो पार्ट 1 था, जो लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था एंड देन दिस लेक्चर, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ओवरऑल हम लोग बोहर्स एटॉमिक मॉडल को समझ चुके हैं। क्लियर है? बट अभी हम लोग इसमें और भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके अंदर अभी हमें पढ़ना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंड आल्सो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, एंड आफ्टर दैट विल ऑल्सो सी द एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल। ओके, सो चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं, और कैलकुलेशन पार्ट में हम बहुत सारे चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन और कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। क्लियर है? एज पर द बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे डेरिवेशन होने वाले हैं, और मैं आपको लेटर ऑन आई विल ऑल्सो टेल द शॉर्टकट, बट हमें समझना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो IIT JEE के हो, नीट को या अदर कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे बच्चों सिर्फ शॉर्टकट से काम नहीं चलता। तो इसलिए आपको उसका डेरिवेशन एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए, और बाकी हम लोग बाद में देखेंगे कि भाई उसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है। क्लियर है? तो हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं या जो हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट of an atom in which a particular electron is revolving, and then after we will go for the velocity of electron in nth orbit, and then we will go for the energy of nth orbit. Okay, तो बच्चों इसके पहले तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्लियर है? इसके पहले हम ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब बच्चे ये चार्ज पार्टिकल है और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है, सपोज इसका जो चार्ज है वो Q1 है और सेकंड का जो चार्ज है Q2 है, और ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड चार्ज अगर सेम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो इसको हम लोग लिखते हैं FC = 1/4πε0 into Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R²। क्लियर है? तो इसको आप एक जगह नोट डाउन कर लो। और फिर जो सेकेंड जो है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल जब सर्कुलर मोशन करता है, तो इसमें जो सर्कुलर मोशन, जिस मोशन के वजह से पॉसिबल है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, और जो ऑकवर्ड की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली रियल फोर्स नहीं होता है, ये जस्ट सेंट्रीफ्यूगल मींस force acting on a moving object in a circular orbit from the from center, माने सेंटर से जो दूरी करने के लिए, सेंटर से दूर करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसका जो सर्कुलर मोशन हो रहा है और वो जो मोशन रिस्पॉन्सिबल है, जो पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? तो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे सपोज इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, अगर ऑब्जेक्ट का मास m है और यहाँ से अगर ये सेंटर है तो सेंटर से अगर ये डिस्टेंस r है तो ये, या इसको हम c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, fc इक्वल टू mv²/r। क्लियर है? तो इन एटम के केस में एज पर द बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल Fc इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Fc इक्वल टू Fe, दिस वन इनटू Fe इक्वल टू Fc। क्लियर? तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमें याद रखना है, जिसका हम बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ इनेट ऑर्डर। और थर्ड जो फॉर्मूला है क्या बच्चों, याद रख सकते हो, हम लोग ने देखा था कि बोर्ड साहब ने क्या बोला, बोर्ड साहब ने बोला था कि भाई जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई होगा, एंगुलर मोमेंटम इज mvr इक्वल टू nh/2 पाई, उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो nh2 पाई होगा, nh इज इंटीजर मींस मल्टीपल इंटीजर ऑफ h/2 पाई, देन उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो ये थर्ड, तो हमें A1, 2 एंड 3 ये तीनों कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जिसको लेकर हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ इनेट ऑर्बिट। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि देखा है कि भाई ये सेंटर है और यहाँ से एक 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट। अब इसको हम लोगों ने दिया 1 is 2 एंड दिस वन इज द n इक्वल टू 3। क्लियर है? और ये अगर न्यूक्लियस है, सेंटर है, न्यूक्लियस में सेंटर, तो ये दिस वन इज द r1 एंड दिस वन इज द r2 एंड दिस वन इज द r3। क्लियर है? तो अगर इलेक्ट्रॉन r3 डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो r3 होगा, तो r3 की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो वो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला तो बच्चों क्या है, दिस वन Fc इक्वल टू 1/4 epsilon naught is the permittivity of free space। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि F इक्वल टू Fc means electrostatic force equal to सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? तो अगर इसको हम लोग लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 इक्वल टू mv²/r। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जब बच्चों ये न्यूक्लियस था और ये इलेक्ट्रॉन था। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है ना? तो इसके बीच का जो फोर्स है, अगर इस यहाँ पे है तो यहाँ इस पे चार्जेस कितना है बच्चों, Z इज द एटॉमिक नंबर।
क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 की जगह पे क्या बचो ZE इंटू Q2 की जगह पे क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, क्लियर है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे mv स्क्वायर बाय R, जिसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन 1। एंड अनदर क्या था बच्चों, जो बोर्स मॉडल ने दिया था कि भाई जो mvr मींस एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू nh बाय 2 n is the integer and here it is indicating the orbit, क्लियर है, nh बाय 2 अगर इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लिए, क्लियर है। अब अगर हम इसको अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर एंड देन n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको ले लो आप इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो अगर हम इक्वेशन 3 में अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे, अब यहाँ पे देखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3 बाय 1, ओके। अब देखो हमारा 3 इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 क्या है बच्चों, n स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर बाय 4 5 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट jd स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब आप यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो इससे ये कैंसिल हो गया, v से v कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बचा, यहाँ पे देखो m स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बच रहा था बच्चों, पाई बच रहा था, क्लियर है। यहाँ पे बचा m डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/r, यही तो हो रहा है। अब यहाँ से अब अगर आप करो तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये एक हो गया। अब यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m पाई z e स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब दे दो इक्वेशन नंबर 4। तो चलो हम लोग इधर आ जाते हैं, एटलीस्ट हमें जानना है कि भाई क्या होता है, क्लियर है, डेरिवेशन जानना है। अब हम लोग इसका शॉर्टकट का भी बातें करेंगे। इसका शॉर्टकट क्या होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन 4 है वो क्या है, इक्वेशन नंबर 4 इज द r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m पाई z e स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो r से यहाँ पे n है, अगर n इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू r1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट का अगर 2 करोगे तो यहाँ पे n इक्वल टू 2, उसी प्रकार r n होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों n, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि n क्या है,
n is the number of orbit. क्लियर है? h क्या है? h is the Planck constant पर permittivity of free space is also a constant. m is mass of electron is constant, pi is constant, and z charge of electron is also a constant. तो z मीन्स एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट नहीं है, मीन्स अगर एटम डिफर करेगा तो एटॉमिक नंबर डिफर करेंगे। क्लियर है? तो अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं Rn इक्वल टू m स्क्वायर z स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m पाई e स्क्वायर, इसको ब्रैकेट कर दूं, एंड इंटू z स्क्वायर n स्क्वायर बाई z। क्लियर है? तो ये जो पूरा जो टर्म है ये क्या बच्चों? कांस्टेंट है। अगर इसी का आप जब सारे सॉरी ये नहीं होगा, ये दो बार हो गया तो एच स्क्वायर, ये पूरे टर्म जो क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट है। जब आप इस सारे जैसे प्लैंक कांस्टेंट का आप जब उसमें वैल्यू पुट करोगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, एंड पाई पुट करोगे, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, तो जो वैल्यू आएगा बच्चों वो कितना आएगा? 0.529 ए है। क्लियर है? इंटू n स्क्वायर बाई z। क्लियर है? और ये जो इसका जो यूनिट आएगा बच्चों एंगस्ट्रॉम में आएगा, मींस 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 10 टू द पावर -10 मीटर। क्लियर है? तो ये आपका जो फाइनल जो शॉर्टकट है, इसे आप शॉर्टकट बोल सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 5। तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि भाई जो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम इस मेथड से वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसीलिए आप ये डेरिवेशन भी आप इक्वेशन नंबर 5, 4 एंड 5 बोथ आर सेम। ठीक है? तो ये दोनों है इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4, बोथ आर फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। क्लियर है? तो चलिए हम इसके एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? आई थिंक आप नोट डाउन कर लिए होंगे इसे। क्लियर है? क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस ऑफ first orbit and third orbit of हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो हमारे पास बच्चों क्या है? हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों? कि Rn इक्वल टू 0 सॉल्यूशन Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। क्लियर है? अब चूंकि ये हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या क्या है? हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन है बच्चों, तो z इक्वल टू 1। अब चूंकि किस कंडीशन में बात कर रहा है? वो हमसे बातें कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। देन विल कैलकुलेट फ्रॉम m equal to 1 first orbit, then r1 equal to 0.529 into 1 का होल स्क्वायर 1। देन जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस होगा कितना होगा बच्चों? एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया एक। सेकेंड हमें किसका बातें कर रहा है? थर्ड ऑर्बिट का। तो r इक्वल टू थर्ड, तो यहाँ पे r थर्ड का n इक्वल टू कितना होगा बच्चों? थर्ड। देन r3 इक्वल टू
0.529 इंटू आर का यहाँ पे क्या बच्चों इन इक्वल टू 3 डिवाइडेड जेड तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हम किसी भी एटम का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जो बोहर साहब थे, जो इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा था, ये सब जो जितने भी जो इन्होंने जो तरीका बताया, जो डेरिवेशन दिया, जो कैलकुलेशन बताया, वो या तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए थे, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक हो। तो हम लोग लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट दिस, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ तो देख लिया कि भाई रेडियस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, क्लियर है ना। तो हमें याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब तो आप देखो, हम लोग तो सब जान रहे हैं कि भाई हम तो IIT JEE देंगे, नीट देंगे, तो वहाँ तो इतना डेरिवेशन से चलेगा नहीं। तो हम लोग शॉर्टकट करेंगे, हम लोग हर तरह के शॉर्टकट करेंगे, बट उससे पहले हम डेरिवेशन देखेंगे, क्लियर है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों कि अगर आप डेरिवेशन नहीं करोगे, आपको डेरिवेशन नहीं पता है, तो वो क्वेश्चन आपसे हिलने वाले नहीं हैं, क्लियर है। तो हम लोगों ने देख लिया इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला, Rn इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एक हो गया, आप इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट और इन अ इनेट ऑर्बिट, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट और पर्टिकुलर ऑर्बिट, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखो जो mvr इक्वल टू क्या था, mvr इक्वल टू nh/2π, क्लियर है। और हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था वो Rn इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों, Rn इक्वल टू आया था m स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन एंड देन m बाय जेड स्क्वायर, क्लियर है। तो अब हमें तो यहाँ पे r का तो वैल्यू मालूम है, अगर हम उस r के वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करते हैं m v एंड r इक्वल टू क्या बच्चों, m स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय m बाय जेड स्क्वायर बीटा एंड देन nh/2π, क्लियर है। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो गया एंड 1 in कैंसिल, 1h कैंसिल, क्लियर है। और n से n कैंसिल हो गया। तो हमारा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, h एप्सिलॉन नॉट। और देखो और कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, और एक यहाँ पे n आएगा, दैट इज द n, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट, h इज द कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज द कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली क्या है हमारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, Vn इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एप्सिलॉन e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द z/n, क्लियर है। एंड दिस होल टर्म इज द कांस्टेंट। अगर सारे को वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ से आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से हम
किसी भी nth ऑर्बिट में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा आ गया, इसको भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं। देन Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये हो गया, तो हमारे पास Rn Vn दोनों कैलकुलेट हो गया। ठीक है ना? ये हो गया। अब चलो हम लोग थर्ड, तो हम लोग ने यहाँ देख लिया कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कैसे उसके किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है कैलकुलेट करते हैं। जो थर्ड डेरिवेशन है दैट थर्ड टॉपिक इज द एनर्जी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल ऑर्बिट और अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, बोथ आर सेम। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज द एनर्जी कैलकुलेशन। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका यहाँ पे कितना एनर्जी होगा वो हम एनर्जी कैलकुलेशन के ड्यूरिंग देखेंगे। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके पास एक क्या होगा, एक होगा पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड जो ये मूवमेंट कर रहा है तो क्या होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनर्जी कैलकुलेशन, यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में इसको करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने टाइप के एनर्जी है, क्योंकि वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो जो अगर मूवमेंट में है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है ना? तो अब हम पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। उन्होंने देखा था कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको कर लो 1/2 m। अब चूंकि v का तो हमें मालूम है कि v का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लो, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है, Vn इक्वल टू जो इसका शॉर्टकट था Ze² 2h एप्सिलॉन इनटू n। क्लियर है? तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास तो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर एक वेलोसिटी से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो इसका इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। क्लियर है ना? तो अगर हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, Ze² डिवाइडेड बाई 2h एप्सिलॉन नॉट एंड दिस वन इज द n एंड होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करो, 1/2 m Z² e⁴ 4h² एप्सिलॉन² एंड n²। क्लियर है? अब अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1/2 m e⁴, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इंटू 4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू n²। क्लियर है? अब अगर इसी को हम फर्दर करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 यहाँ पे 8 हो गया, 4 इंटू 2 8। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, am और यहाँ पे Z² रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m e⁴ डिवाइडेड बाई h² एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू Z² बाई n²। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब इसी को ये जितने भी जो टर्म है वो क्या है बच्चों, वो है कांस्टेंट। जब इनका वैल्यू पुट करोगे तो आप पाओगे 13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रोवोल्ट। तो मीन्स अब यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है बच्चों,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आया 1/8 m e⁴ h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एंड z स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। क्लियर है। अगर अब इसी का जब हम लोगों ने वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया बच्चों 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट में अगर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का तो कितना जाएगा बच्चों यहाँ आ जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो इसको हम नोट डाउन कर सकते हो इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका जो यूनिट होगा बच्चों ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। क्लियर है। अब हम लोगों ने तो देख लिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी है। अब जो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है मूवमेंट के अलावा उसके पास कौन सा और भी एनर्जी है। तो कौन सा एनर्जी उसको जो न्यूक्लियस है अपने तरफ खींच रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है। तो अब चलो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड एंड दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि भाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका क्या था फॉर्मूला 4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r स्क्वायर। क्लियर है। अब चूंकि यहाँ पे q1 क्या है, q1 है जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये वाला में q1 है जो न्यूक्लियर चार्ज है Ze। तो जब कभी भी हम पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है। तो डिपेंडिंग ऑन द चार्ज हम यहाँ पे जो चार्ज है वो विथ साइन हम जब कैलकुलेशन करते हैं, जब डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का हम वहाँ पे लिखते हैं। क्लियर है। तो चलो यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4 पाई। अब Q1 इज द न्यूक्लियर चार्ज इज द एटॉमिक नंबर इनटू जैसे। क्लियर है। एटॉम मींस न्यूक्लियर चार्ज इनटू माइनस इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस 1/, यहाँ पे r स्क्वायर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास ऑलरेडी r का यहाँ पे Rn है, यहाँ पे ए, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो आप। क्लियर है। तो जैसे आप इसको पुट करोगे यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एम पाई जेड ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर। ये तो है। तो अब इसको आप कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चों -1/4 इंटू एम e⁴ एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर एंड देन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख लो और अगर यहीं पे मैं ऊपर 2 से इंटू कर दूँ और नीचे 2 से इंटू कर दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे चलो तो यहाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -1/4 m⁴ h एप्सिलॉन होल स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अगर इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर और नीचे 2 से तो क्या हो जाएगा -1/8
जेड स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे इंटू ये वाला टर्म को देखो, इस टर्म को, दिस इज द क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस 2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। तो आप एक फॉर्मूला को आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से किसी भी एनर्जी सेल का जो एनर्जी कैलकुलेशन है आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं काम पे बच्चों, हम लोग आ जाते हैं टोटल एनर्जी पे। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो कि टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना होगा, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, और हम लोगों ने देखा कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी होता है कितना होता है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से क्या आ गया, माइनस काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है। तो टोटल एनर्जी कितना होगा बच्चों, माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई हम लोगों ने कैसे जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट या रेडियस है या वेलोसिटी ऑफ है, तो कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो इस तरह के डेरिवेशन है। डेरिवेशन हालांकि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते नहीं हैं, बट हमें जानना चाहिए, क्लियर है। तो चलो हम लोग वो एक समरी कर लेते हैं ताकि आपको याद रखने में भी सुविधा हो, क्लियर है ना। तो चलो देखते हैं वो समरी क्या है। तो जो हम लोगों ने डिफरेंट जो कैलकुलेशन किया, डिफरेंट जो डेरिवेशन किया, वो उसका सारे का सारा समरी ये है। तो आप इसे मेमोराइज कर सकते हो, आप इसे याद कर सकते हो, जिसका बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब क्वेश्चन करने जाओगे तो आप यही सब सारे फॉर्मूले वहाँ पे यूज होने वाले हैं। और बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में अभी एक टॉपिक और से एटॉमिक मॉडल के अंतर्गत जो छूटा हुआ है, दैट इज द लाइट स्पेक्ट्रा। तो चूंकि हम लोगों ने ये सारे देख लिया, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टार्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड अंडर दैट टॉपिक विल कवर द लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो बोहर साहब का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, क्लियर है। जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे तरह का सीरीज देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, और उसके अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे कि पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो रेडिएशन निकलता है, जिसको वहाँ पे किस तरह से बांटा गया है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइनमैन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, लाइक दैट। ओके, सो वी विल स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन इन नेक्स्ट क्लास। तो चलिए, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि आपको डेरिवेशन के साथ साथ मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको दूँ। तो शॉर्ट ट्रिक यही सब सारी चीज़ें हैं, आप इसे रिमेंबर कर सकते हो। अब इतना तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, क्लियर है ना। बट डेरिवेशन को छोड़ना नहीं है। डेरिवेशन छोड़ने से क्या होता है बच्चों, हर एक पॉइंट आपके माइंड में बैठते चले जाते हैं। और जब कभी भी आप शॉर्टकट के थ्रू, जब कभी भी आपको कहीं गलती लगेगा कि गलती हो रही है, तो आपका वो डेरिवेशन का ही जो प्रैक्टिस है वो वहाँ पे आपको वर्क करेगा, क्लियर है ना। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।